हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उमे। और एक नहायत ही अहम वीडियो दोबारा से आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ कैस और वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड। बिकॉज अब काफ़ी जनवरी वालों को जो हैं वो कैश लेटर्स मिल चुके हैं, कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब बहुत क्यूरीज मुझे ये आती हैं कि हमें कोई मतलब हमारा जो कंसल्टेंट है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमारा। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी को कॉल करें या आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, तो स्टूडेंट्स मुझे आगे से बताते हैं कि हमारा तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं यूनिवर्सिटी के साथ, हम कैसे उन्हें कांटेक्ट करें, क्योंकि हमें तो हमारे पास अपना कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो जिसका रेफरेंस दे सकें। तो देखें, पहले एक बात कर लेते हैं कैश के ऊपर। अभी तक जिन लोगों का कैश नहीं आया और जो वेट कर रहे हैं, वरी हो रहे हैं, तो देखें आप लोग सबसे पहले जो है ना, आपके पास कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करोगे या आप उन्हें कॉल करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका स्टूडेंट आईडी क्या है। कोई स्टूडेंट आईडी, कोई स्टूडेंट नंबर आपके ऑफर लेटर पे कंडीशनल अनकंडीशनल पे लिखा होता है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका स्टूडेंट आईडी नंबर हो। तो वो आप देखो, अगर आपके पास नहीं है और आपने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आप कंसल्टेंट से कहो कि मुझे मेरा ऑफर लेटर दिखाएं ताकि मैं उसमें से अपना इंफॉर्मेशन ले लूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब बात करनी है यूनिवर्सिटी से तो आपने उन्हें ईमेल में लिखना है, अगर आप ईमेल कर रहे हो कि माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और वट एवर कंट्री, दिस इज माई स्टूडेंट आईडी नंबर, आई हैव अप्लाइड इन दिस कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, फॉर जनवरी इनटेक। I have not received my CAS letter yet. I'm still waiting for it, and I need an information that when I will be able to get my CAS, because I am an international student and I also have to apply for my visa, which also takes some time to get. So that's why I'm really worried and I want you to respond. So waiting for your response. Kind regards, whatever is your name, XYZ. राइट देयर मैंने आपको एक पूरा पैटर्न बता दिया है ईमेल का कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है। और अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो यही सारी बात आप उन्हें फ़ोन पर भी करेंगे। फिर अगली जो क्यूरी मुझे स्टूडेंट्स करते हैं, जब मैं उन्हें ये बताती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं है यूनिवर्सिटी का, मतलब हम अपना किस तरीके से हम मतलब ये जो आप सारे कहते हैं कि जी पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, कैश शील्ड आती है, हम कहाँ से देख सकते हैं। तो देखें, आप सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को ये बोलें कि आपको वो पोर्टल का एक्सेस दें, ठीक है। एक आपका ईमेल एड्रेस होगा और एक पासवर्ड होगा जिसको यूज़ करते हुए आपके कंसल्टेंट ने यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट बनाया होगा। और जब आप वो डिटेल्स डालकर अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को एक्सेस कर सकोगे। उस स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आपकी तमाम जो भी डिटेल्स हैं, आपका केस कहाँ तक पहुंचा है, कितने % आपका कैश शील्ड अपलोड हो चुका है, आपका क्या स्टेटस है, सब आपको पता लग जाएगा, फीस एवरीथिंग, ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो डिलेज होते हैं ना, वो कंसल्टेंट जो है ना आपका, वो आपके साथ मिसकम्युनिकेशन कर रहा होता है। वो आपको कह रहा होता है हाँ जी आ जाएगा 1 हफ्ते में, और उसने अभी तक आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर ही एक्सेप्ट नहीं किया होता, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो सुस्ती करते हैं। और बहुत सारे, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 1 आधे 2 स्टूडेंट का कैश नहीं भी आता या वो डेफर हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बिकॉज कंसल्टेंट्स के पास आप जैसे 50 और स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनका काम चलता रहेगा, फर्क आपको पड़ेगा बिकॉज आपके फ्यूचर का सवाल है, आपने फीस दी हुई, आपने सब कुछ किया हुआ है, इसलिए आप उनके पीछे पड़े और उनसे आप अपने पोर्टल का एक्सेस लें, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी ले लें, पासवर्ड भी ले लें, वो आप यूज़ करें और आप देखें कि कहाँ पहुंचा है आपका काम। और फिर उसी ईमेल को यूज़ करते हुए आप अपना यूनिवर्सिटी को भी ईमेल करोगे। ये हो गया कैश का पूरा प्रोसीजर, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं वीज़ा के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत क्यूरीज आ रही हैं मुझे वीज़ा के हवाले से। तो देखें, अभी बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूबर्स आपको ये कहेंगे कि आप प्रायोरिटी लेकर आ सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर कैश आपका थोड़ा सा डिले हो जाता है तो ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर एक प्रायोरिटी की सर्विस आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं ना, उन्हें मैं प्रायोरिटी सर्विस रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। उसकी वजह यह है कि प्रायोरिटी सर्विस जो है उसमें ये कहा जाता है कि आपको वीज़ा 5 से 7 दिन के अंदर मिल जाता है, विद इन 1 वीक। और वो कब आपको मिलता है, जब आपकी जो एप्लीकेशन है वीज़ा की वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और आपके किसी डॉक्यूमेंट की कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये gov.uk की या VFS ग्लोबल की जो प्रायोरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। और उसमें उन्होंने एक लिस्ट ऑफ
सिनेरियोज दिया हुआ है कि जिन सिचुएशंस में इवन अगर आपने प्रायोरिटी वीजा भी लगाई है तो भी आपको वो 1 हफ्ते में वीजा वापस नहीं करेंगे लगा के। अगर उन चीजों में से कोई एक भी चीज आपकी एप्लीकेशन के लिए ट्रू है तो वीएफएस ग्लोबल वाले ये कहते हैं कि आप प्रायोरिटी लगाकर अपना वीजा जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, उन्हें आप जाया ना करें। तो देखें, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ कि जिन्होंने वीजा प्रायोरिटी में लगाया, सुपर प्रायोरिटी में लगाया, और उनका वीजा आया वही 1.5 महीने में, और उनके वो सारे पैसे जो उन्होंने प्रायोरिटी सर्विस पे लगाए थे वो सारे वेस्ट हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की जो वीजा एप्लीकेशंस होती हैं उनमें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी वेरीफाई करती है, आपके जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको भी एम्बेसी वेरीफाई करती है किसी हद तक। ठीक है, तो ये मतलब अगर 100 बच्चा प्रायोरिटी में लगाता है ना यूके का वीजा, तो उसमें से हार्डली 10 से 15 को आता है प्रायोरिटी उसी टाइम फ्रेम में 1 हफ्ते में, बाकी तमाम को नहीं मिलता, और आपको वो जो पर्पस था प्रायोरिटी लगाने का वो फेल हो जाता है। तो फिर अच्छा है कि आप वो अपने एक्स्ट्रा जितने भी पैसे हैं जो आपने प्रायोरिटी सर्विस की वीजा एप्लीकेशन परचेज करने पे लगाने, वो आप अपने सेव करो, वो पैसे आप यहाँ लेकर आओ और यहाँ आपके वो पैसे काम आएंगे। बिकॉज यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल ही रहा है, ऑन गोइंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है, घर बहुत महंगे मिल रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, वही पैसे आपके काम आ जाएंगे यहाँ आके सेटल होने में। इसलिए आप अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट मत करें प्रायोरिटी सर्विस पे, आराम से स्टैंडर्ड में आप अपना वीजा लगाएं, 15 से 20 दिन में आपको मिल जाएगा। प्रायोरिटी आप लगाओगे तब भी आपके 70 to 80% चांस यही है कि आपके वो पैसे वेस्ट होंगे और आपका वीजा आपको नॉर्मल वीजा प्रोसेसिंग के टाइम्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए खुद भी परेशान मत हों, अपने पेरेंट्स को भी परेशान मत करें कि हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, हमने अब प्रायोरिटी लगाना है या सुपर प्रायोरिटी लगाना है, और थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपका वीजा लगकर आ जाएगा, वीजा लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आराम से वीजा लग जाता है आजकल, बल्कि टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है, 15 से 20 दिन के अंदर वीजा आ रहा है। वीजा डालते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीजा अप्लाई किया है अगले हफ्ते ही पेड इंक्वायरी कर देंगे। उन्होंने आपको स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम दिया है 15 से 20 वर्किंग डेज। ठीक है, 3 हफ्ते बनते हैं ये, 3 हफ्ते आपने हर सूरत वेट करना ही करना है। अगर 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीजा नहीं आता, फिर 20 दिन के बाद आप जो है ना राइट हैं, अगर आप अपनी एक सर्विस को यूज करते हैं। अगर आप हफ्ते के बाद ही उनको ईमेल्स डालने लग जाओगे कि जी किधर है मेरा वीजा, तो वो भी कहेंगे कि आपको शायद रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है जो आप पढ़ नहीं सकते, कि हमने आपको बोला है कि 15 से 20 दिन में आपका वीजा लगकर आएगा, आप अगले हफ्ते ही हमें मैसेज कर रहे हैं। प्लीज वेट करना सीखें, थोड़ा सब्र करना सीखें। जब आपके 20 दिन पूरे हो जाएं और अगर आपका वीजा नहीं आता, 21वें दिन आप पेड इंक्वायरी कर दें कि इस डेट को मैंने अपना वीएफएस ग्लोबल में जाकर जो है वो बायोमेट्रिक्स दिए थे, इस दिन से 15 से 20 दिन इस डेट तक बनते थे जो कि मेरे पूरे हो चुके हैं, मुझे वीजा नहीं मिला, वेयर इज माय एप्लीकेशन। तब आप राइट लगोगे, तब आप सही लगोगे एक बात करते हुए। ठीक है, अगर आप जल्दी दिखाओगे तो वो जो स्टैंडर्ड ईमेल्स उन्होंने आपको 20 दिन के बाद भेजनी है वही वो आपको हफ्ते के बाद भेज देंगे और डबल डिले करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र कर लें। वैसे तो 80-90% लोगों का वीजा 15-20 दिन में आ रहा है और कोई फर्दर डिलेज नहीं हो रहे हैं अभी इस वक्त। अब अगली चीज आ जाती है जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं यही वीजा की सारी प्रोसेसिंग के बारे में, और वो ये है कि हम छुपा लें, हमारा पहले एक रिजेक्शन है ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का, तो हमने क्या करना है, एम्बेसी में हम बताएं ना बताएं। तो देखें, एम्बेसी जो है ना, यूके की एम्बेसी, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा 2 रिजेक्ट हुए या 3 रिजेक्ट हुए। फर्क जिस चीज से पड़ता है वो ये कि आप उन्हें खुद से ये चीज बताते हो या नहीं बताते हो। ठीक है, उनके पास तो आपका सारा रिकॉर्ड है। आप जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करते हो, आप उन्हें कॉन्सेंट दे रहे हो कि वो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो डाल के वो आपकी तमाम पिछली हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें आपसे असूलन ये चीज पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपका पासपोर्ट नंबर वहां डालेंगे, उन्हें सारी डिटेल आ जाएगी, आपके पहले कितने कितने वीजे कौन कौन से मुल्कों के रिजेक्ट हुए। आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आप कितने सच्चे हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं। वो सिर्फ आपकी ऑनेस्टी देख रहे होते हैं कि आप में कितनी इंटेग्रिटी है। अगर आप उन्हें क्लियरली बताते हो मेरे 2 या 3 वीजे पिछले 10 सालों में रिजेक्ट हुए, दे आर जस्ट चेकिंग द फैक्ट्स कि आपका जो आपने एप्लीकेशन पे जो बताया है, जो इंटरव्यू में बताया है, वो ओरिजिनल से मैच करता है कि नहीं करता। बाकी इससे कि आपके कितने वीजे रिजेक्ट हुए, इस बेस पे आपका वीजा उन्होंने रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करना, आपका वीजा तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा।
वीज़ा रिजेक्ट होता है जब आपका कोई रिफ्यूज़ल हो और आप उस रिफ्यूज़ल को हाइड करो। वो इस चीज़ को एज़ अ लाई देखते हैं, वो इस चीज़ को एज़ ए फ्रॉड देखते हैं कि आपने उनके साथ धोखा करने की कोशिश की है, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन तो उनके पास ऑलरेडी है। वो सिर्फ़ आपको चेक करते हैं कि आप कितने सीरियस हो, कितने सच्चे हो। तो ये चीज़ है, इस बेसिस के ऊपर आपका ये असेस होता है। बाकी आपके वीज़ाज़ चाहे पीछे 4 रिजेक्ट हुए हों, उसका कोई मसला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा रीज़न ना लगा हुआ हो आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल में कि जो कंसर्निंग हो। जैसे आपने वहाँ उस मुल्क का कोई लॉ तोड़ा है, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या आपने वहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, कोई आपने वहाँ पर कोई ऐसा जो है वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में आप मुलव्विस थे, कोई आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्विस थे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, और आपका आराम से यूके का वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये तमाम क्यूरीज थी जो बहुत रिपीटेडली मुझे आती हैं, मैंने सोचा एक ही वीडियो बना के आंसर कर दूं, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़ा एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं और बहुत कन्फ्यूजन भी चल रहा है प्रायोरिटी लें या ना लें। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई डोंट फील it necessary for you guys to waste your parents hard earned money on getting a priority visa application and then coming back to me after a weekend saying कि मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए, मुझे तो मेरा तो वीज़ा प्रायोरिटी के टाइम फ्रेम में आया ही नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि बाद में आप परेशानी से बचने के लिए पहले ही उस पैसे को सेव कर लें, यहाँ आकर इस्तेमाल करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।